तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी दूसरे ट्रैक पे जा रही है, यूपीएससी दूसरे ट्रैक पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। एंड फॉरगेट अबाउट मेंस। नो, एनसीईआरटी में भी कौन कौन सी एनसीईआरटी, क्या 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है? बच्चे पूछते हैं, कहते हैं सर 6 to 12 एनसीईआरटी, क्योंकि लोगों ने बता रखा है कि सारी एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक। अरे 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी, ये भी तो देखो कि इकोनॉमिक्स कक्षा 6 में चलती है कि नहीं चलती है। अब इस टॉपिक में देखिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट और कैपिटलिज्म, इन्हीं दोनों चीजों पर फोकस करते हुए आपको अपना आंसर लिखना, आपको अपना निबंध लिखना। ये आप तभी लिख पाएंगे जब आपको इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पता होगा। तो एनसीईआरटी आपको गाइड करेगी दैट दिस इज जीडीपी, दिस इज जीएनपी, दिस इज नेशनल इनकम। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जीडीपी? $5 ट्रिलियन जीडीपी क्या है, कैसे गवर्नमेंट $5 ट्रिलियन जीडीपी बनाएगी, कैसे उसको अचीव करेगी। इसी वजह से यूपीएससी लगातार इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में, प्रीलिम्स में पढ़ा रहा है। तो ऐसे आप अपने शॉर्ट नोट बनाइए जो क्विक रिवीजन आपका कराएगा जब आपके प्रीलिम्स के पहले 10 से 20 दिन या महीने भर का समय बचा है और मेंस में जो है 25-30 दिन का टाइम बचा है। तो इस वजह से इकोनॉमिक्स के लिए आपका करंट अफेयर भी तैयार होना बहुत जरूरी है। आपको नजर बनाए रखनी होगी कि क्या आरबीआई कुछ कह रहा है, क्या आरबीआई ने कोई रिपोर्ट निकाली, मॉनेटरी पॉलिसी पे कुछ आया, क्या गवर्नमेंट इन्फ्लेशन पे कुछ कह रही है, दैट व्हाट शुड बी द स्टडी सोर्स। Hello and welcome to Bass ICS. Myself Abhishek Mishra, and I have been teaching, mentoring, guiding UPSC aspirants for the last 15 to 18 years. Right now, presently, I am associated with VATS ICS as an economics faculty. और मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट जनरल स्टडीज में जो पूछा जाता है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में, उसको किस तरीके से डील किया जाए, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, द कंप्लीट स्ट्रैटेजी आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। यूपीएससी को क्लियर करना, जितने भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, जो एस्पिरेंट होते हैं सिविल सर्विसेज के, सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करना अपने आप में एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है उन सारे स्टूडेंट्स का। और मेरा मानना है कि टीचर्स का भी, एज अ टीचर मैंने ये फील किया है कि जब मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, उनसे डील करता हूँ, उनके साथ मेरा कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो एज अ टीचर का भी ये एम होता है, ड्रीम होता है कि जो बच्चे उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये जो जर्नी है, उनकी जो पूरी यात्रा है, वो किस तरीके से स्मूथ, आराम से चले और वो अपनी मंजिल को पा सके। सिविल सर्विसेज का एग्जाम अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो टफ जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना अपने आप में एक चैलेंज है, चुनौती है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस, हार्ड वर्क के साथ, लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ इस एग्जाम की तैयारी की जाए तो मेरा मानना है कि इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। लेकिन इस एग्जाम में जैसा मैंने आपसे बताया कि गाइडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एक सही रणनीति, एक सही स्ट्रैटेजी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। यही स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके का गाइडेंस आपको लेना चाहिए इस पूरी अपनी जर्नी में, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि अपने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट को मैं कैसे डील करता हूं, क्लास में स्टूडेंट को कैसे गाइड करता हूं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो फिलहाल मेरे से अभी नहीं जुड़े हुए हैं, वो अगर सब्जेक्ट पर गाइडेंस लेना चाहते हैं या वो अपनी सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को जो है फ्रेम करें। तो देखते हैं फिर इस सेशन में, इस पूरे ओवरऑल लेक्चर में किन किन टॉपिक्स पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले तो देखिए, जब भी किसी सब्जेक्ट को हमें डील करना है, उसको तैयार करना है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, तो कुछ की एरियाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द स्कोर ऑफ दैट सब्जेक्ट इन जीएस पार्ट, बोथ एट योर प्रीलिम्स एंड इन योर मेंस एग्जामिनेशन। कि प्रीलिम्स और मेंस में जो सब्जेक्ट है उसका क्या स्कोर है, कितने नंबर का आता है, उसका क्या स्कोप है, ठीक है, वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर हमको स्कोर पता चल गया तो अब हमें ये जानना है हाउ टू स्टडी दैट सब्जेक्ट, कैसे हम उस सब्जेक्ट को पढ़ें, कहां से पढ़ें, मतलब हमारे सोर्स क्या होने चाहिए, हमारी बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए, क्लास नोट्स कैसे होने चाहिए, टॉपर्स नोट हमें रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी अपने आप में एक प्रश्न होता है। तो आज इन सारे प्रश्नों का उत्तर, आंसर मैं आपको इस लेक्चर में दूंगा और इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं आने वाली। थर्ड, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है आपका करंट अफेयर्स अपडेशन का,
कि करंट अफेयर्स अगर उस टॉपिक में आ रहा है, करंट अफेयर्स से वो टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो हम करंट अफेयर्स को कैसे अपडेट करें। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए तो कौन सा पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, मैगजीन रिफर करें, रिपोर्ट्स कौन कौन से रिफर करें, ये सारी चीजें फिर करंट अफेयर्स अपडेशन का जो टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एरिया आता है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना। कितने साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व किया जाए, कैसे किया जाए, क्या इंपॉर्टेंस होती है प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने की, इस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका एस्से का पेपर आता है कि वो जो टॉपिक है हमारा जीएस का एरिया जो है, वो निबंध में, वो एस्से राइटिंग में क्या कोई रोल प्ले करता है, क्या उसका कोई वहां पे इंपॉर्टेंस है, अगर है तो क्या है, ये सब चीजें भी आपको जानना जरूरी है। उसके बाद एट द लास्ट जो आपकी जर्नी का लास्ट स्टेप होगा या लास्ट स्टेज होगी, दैट इज द रिवाइजिंग योर होल सिलेबस। कैसे आप रिवाइज करें अपने सिलेबस को। तो ये वो पिलर्स हैं जो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब एक एक करके हम इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं। नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट व्हाट इज द स्कोप ऑफ दैट सब्जेक्ट। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, दैट इज इंडियन इकोनॉमी, तो इसका यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस में क्या स्कोप है, क्या स्कोर है। तो मैं आपको यहां बताना चाहूं कि हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो वो इकोनॉमी से ही पूछे जा रहे हैं। और अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें तो प्रीलिम्स में आप देखिए 18 से 20, कभी कभी से ज्यादा भी हो जाते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इस समय इकोनॉमी, और हमेशा से देखिए इकोनॉमी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशन बिल्डिंग में। अगर अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत है तो ऑब्वियस सी बात है एक मजबूत राष्ट्र आप बना पाएंगे, तभी आपके पास और चीजें जो है वो अपने आप एड ऑन होती जाएंगी। इसी वजह से यूपीएससी लगातार इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में, प्रीलिम्स में बढ़ा रहा है। जब मेंस की बात आती है तो आप मेंस में भी देखेंगे तो मेंस में तो फिर सारे क्वेश्चन ही आपको करने हैं, कोई ऑप्शन होता नहीं है वहां पर। और मेंस में भी अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल के अगर हम क्वेश्चंस को देखें, नंबर ऑफ मार्क्स को देखें, तो ऑन एन एवरेज 70 to 90 मार्क्स के प्रश्न जो हैं वो आपसे इकोनॉमिक्स के एरिया से मेंस में पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है दैट यू कैन नॉट डेयर टू इग्नोर दिस सब्जेक्ट, कि आप ये सोचिए कि मैं इकोनॉमी अगर ना पढ़ूं तो मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूंगा या मेंस क्वालिफाई कर लूंगा। नेवर एवर, आप कभी नहीं कर सकते, ये कभी नहीं होगा। मींस इकोनॉमिक्स जो है या इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में। इवन यहां तक कि इंटरव्यू में भी, जब आप इंटरव्यू जाएंगे देने तो वहां पर भी आपसे इकोनॉमी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स पर आपकी राय मांगी जा सकती है, आपसे डिस्कस किया जा सकता है दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट सच एंड सच स्कीम। जैसे कोई मान लेते हैं कोई XYZ स्कीम गवर्नमेंट की है, वो बहुत थोड़ा चर्चा में रही, कंट्रोवर्सी में रही, या बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला, तो आपसे उस पर डिस्कशन हो सकता है। इसी वजह से प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों जगहों पर इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये तो बात हो गई कि प्रीलिम्स में और मेंस में क्या स्कोर है, क्या वेटेज है इस सब्जेक्ट का। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया आता है दैट व्हाट शुड बी द स्टडी सोर्स। पढ़ने के साधन क्या होने चाहिए। ये तो मैंने जान लिया कि प्रीलिम्स में इतने नंबर के प्रश्न आते हैं, मेंस में इतने नंबर के प्रश्न आते हैं, बट अब ये भी तो जानना जरूरी है ना कि मैं इस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करूंगा, कैसे सब्जेक्ट की मेरी अप्रोच होनी चाहिए, कौन कौन से बुक्स हम यहाँ पर रिफर करें। तो यहाँ आप स्टैंडर्ड बुक्स रिफर कर सकते हैं, बट यू शुड स्टार्ट विद एनसीईआरटी। ओके, फिर आप क्लास नोट्स हैं, टॉपर्स नोट्स हैं, प्लस शॉर्ट नोट्स भी हैं। अब इसको आपको कैसे अप्रोच करना, इसको हम देखते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड बुक्स की जहां तक बात है तो 1-2 किताबें हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं, जो बहुत पॉपुलर है मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल योर इंडियन इकोनॉमी बुक रिटन बाय रमेश सिंह, और दूसरा इंडियन इकोनॉमी रिटन बाय संजीव वर्मा। ओके, तो जनरली स्टूडेंट्स इसको रिफर करते हैं इन बुक्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स किताब पढ़ना चाहता है तो मैं भी उसको बता देता हूं कि तुम ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। अदरवाइज अगर आप पर्सनली ऑनेस्टली मेरी राय लेना चाहेंगे और मैं अगर आपको बताऊं फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो देयर इज नो नीड टू रिफर एनी पर्टिकुलर बुक एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न। क्योंकि यहां पर अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर और मेरे क्लास नोट्स को अगर आप रिफर कर लें तो आई कैन अश्योर यू कि आप प्रीलिम्स और मेंस अपना इकोनॉमिक्स जो एरिया है उसकी वजह से आपका प्री और मेंस नहीं रुकेगा, आप 100% क्वालिफाई करेंगे। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट ये सुनना चाहते हैं, उनको बताओ कि नहीं आप मुझे किताब बताइए, तो किताब बताने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि हाँ स्टैंडर्ड बुक्स आप ये रिफर कर सकते हैं।
otherwise my class notes are sufficient along with your newspaper. Okay, तो ये तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप चाहें तो आप इसको रेफर कर सकते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज एनसीईआरटी. एनसीईआरटी मैं कहूंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी देखिए एक फाउंडेशन बना देती है. आपकी जो इमारत है, जो आपको इमारत बनानी है, अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है आपको, तो अगर आपका बैकग्राउंड है भी और नहीं भी है इकोनॉमिक्स का, तो वन शुड गो विथ एनसीईआरटी, वन शुड स्टार्ट विथ एनसीईआरटी. कि पहले आप एनसीईआरटी को प्रीफर करिए, अपनी फाउंडेशन बनाइए, कॉन्सेप्ट एक बच्चे की तरह समझिए, उसको क्लियर करिए, फिर आगे बढ़िए डे बाय डे, फिर और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए. इसमें हमारी क्लास, हमारा इंस्टीट्यूट, हमारे नोट्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और हम पूरा आपको गाइडेंस देंगे. तो क्लास में भी मैं बच्चों को ये कहता हूं कि आप पहले अपना एनसीईआरटी से अपना फाउंडेशन बनाइए. नो दिस एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट. ओके, नो एनसीईआरटी में भी कौन कौन सी एनसीईआरटी, क्या 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है? बच्चे पूछते हैं, कहते हैं सर 6 to 12 एनसीईआरटी, क्योंकि लोगों ने बता रखा है कि सारी एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक. अरे 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी, ये भी तो देखो कि इकोनॉमिक्स कक्षा 6 में चलती है कि नहीं चलती है. जब क्लास 6 में है ही नहीं, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी कहां से आएगी इकोनॉमिक्स में? तो इसलिए आपको हर चीज 6 to 12 लेकर के नहीं टहलना है कि हर चीज हमको 6 to 12 पढ़ना है. यहां पर आपको एनसीईआरटी जो पढ़नी है, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकेंड इज योर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड थर्ड इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आपको पूरी नहीं पढ़नी, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको थोड़ा सा पढ़ना है, और ये किताब आपको पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसको पढ़िए, अपनी फाउंडेशन बनाइए. ओके, देन गो थ्रू माय क्लास नोट्स, उसको देखिए. यू कैन परचेज माय क्लास नोट्स फ्रॉम द वेबसाइट. आप ऑनलाइन क्लास नोट्स हमारे ले सकते हैं, आप ऑनलाइन गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं, आप क्लास भी हमारी ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं. हाइब्रिड क्लास चलती है, तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी जा सकते हैं. तो आई एम देयर, मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हमेशा तैयार हूँ. यू आर ऑलवेज वेलकम. तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, इसके बाद आगे बढ़िए. अब जब आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, तब आगे क्या करना है अब आपको? तब आप आइए क्लास नोट्स पर. तो जो भी मेरे क्लास नोट्स हैं उनको आप रिफर कर सकते हैं. हर एक टॉपिक के अलग अलग क्लास नोट्स होते हैं क्लासेस में जब मैं डील करता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने बैंकिंग टॉपिक उठाया, तो पूरा बैंकिंग, आरबीआई एंड ऑल, अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स एंड ऑल. उसके बाद मान लीजिए मैंने पब्लिक फाइनेंस उठाया, दैट इज बजट या नेशनल इनकम. अब एनसीईआरटी पढ़ा मैंने, एनसीईआरटी से जाना जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है. उसके बाद मेरे क्लास नोट्स थोड़े से इनरिच्ड होंगे, थोड़ा उसका लेवल हाई होगा. अब एनसीईआरटी में आपको पोटेंशियल जीडीपी नहीं मिलेगा, बस मेरे नोट्स में आपको पोटेंशियल जीडीपी मिल जाएगा, क्योंकि वो चर्चा में बना हुआ था, यूपीएससी ने पूछा भी था कि पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है इन योर मेंस एग्जामिनेशन. तो एनसीईआरटी आपको गाइड करेगी दैट दिस इज जीडीपी, दिस इज जीएनपी, दिस इज नेशनल इनकम. नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जीडीपी? $5 ट्रिलियन जीडीपी क्या है, कैसे गवर्नमेंट $5 ट्रिलियन जीडीपी बनाएगी, कैसे उसको अचीव करेगी, रोल क्या है जीडीपी का, नेशनल इनकम का क्या टॉपिक का क्या एप्लीकेशन है, जीडीपी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेथड्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको क्लास नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगी. तो क्लास नोट्स मेरे जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपके सिलेक्शन में रोल प्ले करेंगे. और पूरे क्लास नोट्स आप देखेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको क्लास नोट से मिलेंगे. आपको कोई स्टैंडर्ड बुक वगैरह पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होने वाली. क्लियर? दिस इज माय गारंटी. ना आफ्टर क्लास नोट, जब आपने पढ़ लिया, जब रिफर कर लिया एनसीईआरटी और क्लास नोट्स के बाद, अब आप आइए टॉपर्स नोट. अब ये भी एक क्यूरियोसिटी का इशू है बच्चों के बीच में कि जो टॉपर है उसके नोट्स हम पढ़े कि ना पढ़े. अरे क्यों पढ़ोगे भाई टॉपर्स नोट? मेरी पर्सनल एडवाइस तो बिल्कुल नहीं है टॉपर्स नोट पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चों के बीच में मैंने देखा है रहती है क्यूरियोसिटी, भागते हैं टॉपर्स नोट, टॉपर्स नोट. अरे टॉपर्स कौन प्रोड्यूस करता है? हम ही और आप तो कर रहे हैं, संस्था ही तो करती है टॉपर्स प्रोड्यूस. तो जब मैं आपको बता रहा हूं तो आप उसी चीज को फॉलो करिए. व्हाई टू गो विद टॉपर्स नोट? और जो टॉपर्स नोट है वो उसके अकॉर्डिंग बने होंगे. हर कैंडिडेट का आईक्यू अलग अलग होता है, हर कैंडिडेट का स्टैमिना अलग अलग होता है, हर कैंडिडेट की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग है. तो किसी के टॉपर्स नोट लेकर के आप सेलेक्ट हो जाएंगे? टॉपर्स नोट जिसने भी बनाए वो अपने अकॉर्डिंग बनाए होंगे, अपने समझने के लिए बनाए होंगे. सिविल सर्विसेज के एग्जाम में देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं होता. आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और शॉर्टकट से आप चलेंगे तो फिर आप भूल जाइए कि आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होने वाला है. तो इसलिए मेरी पर्सनल एडवाइस है, कोई टॉपर्स नोट नहीं, नॉट रिक्वायर्ड. ओके, फिर आइए आप शॉर्ट नोट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एरिया. ओके, ये शॉर्ट नोट्स हम कैसे बनाए? शॉर्ट नोट मतलब की नोट्स, कि जैसे आपके पास मान लेते हैं 1000 पन्नों के नोट्स हो गए क्लास के. अब उस 1000 पन्नों के हम क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट हम कैसे बनाएं? तो मैं तो पर्सनली बच्चों को ये एडवाइस करता हूं कि जब भी आप नोट्स लिखते हैं, जैसे मैं कोई भी क्लास में नोट्स लिखा रहा हूं या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं प्रीलिम्स का या मेंस का, तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूं कि आप इसमें से की वर्ड पकड़िए.
कीवर्ड पकड़िए, क्योंकि डिट्टो आप लाइन टू लाइन मेरे नोट्स रिवाइव मतलब रट नहीं पाएंगे, और रटने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने से होगा। तो हर एक लाइन में देखिए कोई ना कोई की नोट होता है। जब आप उसको रिवाइज करें तो यहीं पर वो की नोट लिख लीजिए, कीवर्ड लिख लीजिए। इसी कीवर्ड को आप याद रखे रहिए। अगर मेंस में क्वेश्चन आ रहा है लिखने के लिए, तो आप इसी कीवर्ड को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करिए, क्योंकि वहां मेंस में आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना होगा। इसलिए आप रटिए मत, आप चीजों को समझिए और हर एक टॉपिक का एक कीवर्ड डिराइव करिए, उसको साइड में लिखते चलिए। यहां पर एग्जामिनेशन के टाइम पर प्रीलिम से पहले इसको रिवाइज करिए, मेन से पहले रिवाइज करिए। तो ऐसे आप अपने शॉर्ट नोट बनाइए जो क्विक रिवीजन आपका कराएगा जब आपके प्रीलिम्स के पहले 10 से 20 दिन या महीने भर का समय बचा है और मेंस में जो है 25-30 दिन का टाइम बचा है। तो उस महीने भर में विद इन अ मंथ आपको जो इतना बड़ा सिलेबस है रिवाइज करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट, ये सब चीजें, वहां आपको ये शॉर्ट नोट जो हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। ओके, तो ऐसे शॉर्ट नोट बनाइए, किसी को कॉपी मत करिए, अपना इनोवेशन लगाइए, अपने आइडियाज लगाइए, क्योंकि आपके नोट्स हैं, आपकी जर्नी है, आपका फ्यूचर है। इसलिए आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। मैं आपको जो गाइड कर रहा हूं आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि हाँ इस लाइन का ये कीवर्ड है, इसको मुझे याद रखना है और इसको मुझे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना। तो ये आपके की नोट जो हैं ये आपको रिवीजन में हेल्पफुल होंगे। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। क्योंकि मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो सब्जेक्ट है, इट्स वेरी डायनेमिक। इकोनॉमिक्स हर दिन चेंज होती रहती है, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था चेंज हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था चेंज हो रही है। तो हमारे सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, या ये कह लीजिए कि हमारे सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इन्वॉल्व है। इस वजह से इकोनॉमिक्स के लिए आपका करंट अफेयर भी तैयार होना बहुत जरूरी है। आपको नजर बनाए रखनी होगी कि क्या आरबीआई कुछ कह रहा है, क्या आरबीआई ने कोई रिपोर्ट निकाली, मॉनेटरी पॉलिसी पे कुछ आया, क्या गवर्नमेंट इन्फ्लेशन पे कुछ कह रही है, बजट में क्या चेंज हुआ, गवर्नमेंट ने कौन सी योजना निकाली, कौन सी स्कीम निकाली, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा, अमेरिकन इकोनॉमी क्या चल रही है, अमेरिका का डॉलर जो है वो कैसे अप्रिशिएट हो रहा है, रुपये क्यों डेप्रिशिएट हो रहा है। ये सब देखिए करंट अफेयर्स का पार्ट होगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इस पर नजर बनाए रखें, बाकी सारी चीजें क्लास में डिस्कस हो जाएंगी। ओके, अब यहां पर ये क्वेश्चन उठाइए करंट अफेयर्स हम कैसे करें तैयार। इसके लिए आप न्यूज़पेपर रिफर कर सकते हैं, आप मैगजीन रिफर कर सकते हैं, और कुछ गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती है उसको भी आप रिफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यूज़पेपर कहूं तो सबको एक न्यूज़पेपर तो याद ही रहता है। अगर आप जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो बाइबल ऑफ यूपीएससी आप कैसे भूल सकते हैं, दैट इज द हिंदू। ओके, तो ये तो एकदम रटा रटाया है कि न्यूज़पेपर का मतलब क्या है कि आपको द हिंदू पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ना है, अगर आप पढ़ सकते हैं, अच्छा न्यूज़पेपर है, बिल्कुल आप रिफर कर सकते हैं। द हिंदू रिफर कर लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस रिफर कर लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, वो भी यूपीएससी में आपकी हेल्प करेगा। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स हैं, इवन इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन आता है वहां से भी आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वो मेरा कहना है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई पढ़ें लेकिन पढ़ें, ठीक है। द हिंदू भी रिफर कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी रिफर कर सकते हैं। जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं कहूंगा अगर वो पढ़ सकते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तो गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इफ नॉट तो आप हिंदी का कोई न्यूज़पेपर रिफर कर सकते हैं, जनसत्ता रिफर कर सकते हैं, दैनिक जागरण रिफर कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, डॉक्टर ने नहीं कहा है कि यूपीएससी तब तक नहीं निकलेगा जब तक द हिंदू नहीं पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो अमंग ऑल न्यूज़पेपर दीज टू न्यूज़पेपर्स आर द बेस्ट। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप ये दो न्यूज़पेपर में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़िए। अब बात आई मैगजीन की, आप मैगजीन भी रिफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं जब आप प्रीलिम्स देने जाएं तो उससे पहले इंडिया ईयर बुक आ जाएगी, आप उसको रिफर कर सकते हैं। आप मंथली कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। कोई भी एक मंथली मैगजीन आप रिफर कर सकते हैं।
नो रिपोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको देखनी है। ऑथेंटिक रिपोर्ट जैसे फॉर एग्जांपल आप आरबीआई की साइट पे जा सकते हैं, आरबीआई की साइट पे जाके आप कोई रिपोर्ट वगैरह है, कोई आरबीआई की पॉलिसी है, उसको आप देख सकते हैं। आप नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है उसको रिफर कर सकते हैं, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है उसको आपको रिफर करना है, प्लस फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई रिपोर्ट है उसको आप देखिए। इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड भी रिपोर्ट्स है, जैसे आईएमएफ की रिपोर्ट, आईएमएफ ने कुछ कहा, वर्ल्ड बैंक ने कुछ कहा, इसको आप देखिए। तो नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आती हैं जहां से एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे आपको अपना जो टॉपिक है वो करंट अफेयर से अपडेट करते रहना है, स्पेशली इन माय सब्जेक्ट। और ऐसे ही मैं क्लास में बच्चों को अपडेट कराता हूं और ऐसे ही मैं अपने नोट्स को खुद भी अपडेट करता हूं। इसीलिए एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस में नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों को और मिले हैं बच्चों को। क्लियर? उसके बाद आपका अब नेक्स्ट आता है दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, क्योंकि देखिए जब आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखते रहते हैं रेगुलरली तो आपको एक ट्रैक मिलता है कि हाँ मुझे इसी ट्रैक पर चलना है, क्योंकि ये यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है। यूपीएससी इकोनॉमिक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक्स आपको इस तरह से तैयार करनी है, ऐसे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, वेदर दैट इज इन प्रीलिम्स और इन मेंस। जैसा फैशन चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ड्रेसअप करना चाहिए, तभी आप स्मार्ट लगेंगे। तो अगर यूपीएससी में प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं, आपकी तैयारी, आपकी अप्रोच भी उसी लाइन पे होनी चाहिए। अब इकोनॉमिक्स में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है किसी एंगल पे, आप पढ़ रहे हैं किसी एंगल पे, आपको पढ़ाया जा रहा है किसी एंगल पर, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी दूसरे ट्रैक पे जा रही है, यूपीएससी दूसरे ट्रैक पे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। एंड फॉरगेट अबाउट मेंस, जब प्री नहीं निकलेगा तो मेंस कैसे लिखेंगे? इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द राइट पाथ। और ये राइट पाथ कैसे पता चलेगा? जब आप कॉन्टिन्यूअसली प्रीवियस ईयर के पेपर देखते रहते हैं कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, बजट से ऐसे क्वेश्चन आए हैं, सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बैंकिंग से ऐसे आ रहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फॉरेन ट्रेड से ऐसे पूछे जा रहे हैं, ओहो मेंस में फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन आ रहा है लगातार, फार्म सब्सिडी से आ रहा है, तो मुझे उस एरियाज को तैयार करना। क्लियर? इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये हाउ मेनी ईयर, तो हाउ मेनी ईयर का कोई ऐसा कोई सेट आंसर नहीं है। हाउ मेनी ईयर्स में आप जितने लगा लें, एज मच एज यू कैन, 10 साल के, 5 साल के, 3 साल के, जो आप कंफर्ट जोन में रहे। फिलहाल मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट कम से कम आपको पिछले लास्ट 10 इयर्स के पेपर तो सॉल्व करना ही चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स के पेपर देखिए, मेंस के पेपर देखिए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में। जब आप पेपर देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस में, उसी के साथ साथ आप आंसर राइटिंग करिए। रेगुलर आंसर राइटिंग इज रिक्वायर्ड। पहले थोड़ी नॉलेज ले लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग भी शुरू करिए, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। प्रीलिम्स तो निकल गया, अब मेंस कैसे? आंसर राइटिंग तो लिखना ही नहीं आता। इसीलिए क्लासेस में मैं रेगुलरली आंसर राइटिंग सेशन करवाता हूं बच्चों को। हर फ्राइडे मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों की आंसर राइटिंग क्लास में कराई जाए, जिससे कि उनके कॉन्सेप्ट, उनका एक्सप्रेशन, आंसर राइटिंग उनका इनहैंस हो सके। इसीलिए मेंस को क्वालिफाई करने में आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं मेंस का, अब थोड़ा आपकी नॉलेज हो गई है, तो आप एक एक आंसर्स भी लिख सकते हैं। अपने आंसर को आप इवेल्युएट कराइए किसी से। और आप किसी से क्यों कराएं, आप जो है साइट पर जाकर के अपने क्वेश्चंस को अपलोड करिए। हमारी संस्था जो है वो आपके जर्नी में हमेशा आपके साथ है। हम आपके आंसर्स को इवेल्युएट करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे और आपको सही गाइडेंस देंगे, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो इंश्योर हो सके। ओके, इसके बाद प्रीवियस ईयर के बाद अब आया क्या रोल है इकोनॉमिक्स का निबंध में। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से भी, इकोनॉमी सब्जेक्ट से भी निबंध में इससे में टॉपिक्स रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने
एक टॉपिक लिया, ये लास्ट यूपीएससी में पूछा गया हुआ है, क्या पूंजीवाद द्वारा समावेशित विकास हो पाना संभव है? इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉसिबल थ्रू कैपिटलिज्म? ये यूपीएससी में निबंध का क्वेश्चन है, टॉपिक है ये। अब देखिए ये कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारे टॉपिक्स डिस्कशन होते हैं और ये टॉपिक आपके मेंस में जो है सिलेबस में भी दिए हुए हैं। अब फिर उसके बाद आप कैपिटलिज्म वगैरह भी आ ही जाता है इकोनॉमिक्स में। अब इस टॉपिक में देखिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट और कैपिटलिज्म, इन्हीं दोनों चीजों पर फोकस करते हुए आपको अपना आंसर लिखना है, आपको अपना निबंध लिखना है। ये आप तभी लिख पाएंगे जब आपको इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पता होगा और जब आपको पूंजीवाद पता होगा, तभी तो आप कोरिलेट कर पाएंगे ना कि कैपिटलिज्म और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से कोरिलेट है, किस तरीके से इसका कोरिलेशन है। तो इस वजह से इकोनॉमिक्स का भी रोल जो है वो निबंध में हिस्से में दिखता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, नाउ दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर होल जर्नी, दैट इज रिवीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ तो बहुत कुछ लिया, अच्छी जगह से गाइडेंस भी ले लिया, किताबें भी खरीद लाए, नोट्स भी खरीद लाए, बट वो तब काम आएगा जब आप उसका रिवीजन करेंगे। पढ़ भी लिया, खूब पढ़ लिया, लेकिन खूब पढ़ लिया तो याद कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे? याद आप तब रख पाएंगे जब आप फ्रीक्वेंटली, रेगुलर इंटरवल पर, डेली बेसिस पर अपने पूरे सिलेबस को या अपने टॉपिक को आप रेगुलरली रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना पढ़ा है उसको आप रिवाइज करते रहिए, वरना एट द एंड इतना कुछ हो जाएगा मैटर कि आप सारा मैटर प्रीलिम से पहले, मेन से पहले रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो प्री से पहले अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहें, मेन से पहले अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहें, तब आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तब आप ये जान पाते हैं कि हाँ, चीजों को मैंने जो पढ़ा है वो मेरे माइंड में है। तब आप प्रीलिम्स में, मेंस में चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। वरना आप रिवाइज नहीं करेंगे अगर रेगुलरली, तो आप भूलने लग जाएंगे, और भूलेंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में आ जाएंगे, आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे चीजों को, और फिर ये बहुत टफ हो जाएगा कि आपका प्रीलिम्स और मेंस जो है वो क्वालिफाई ना हो पाए। तो इसलिए एग्जाम निकालने में स्टडिंग द टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट उससे भी एक स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिवाइजिंग द टॉपिक, रिवाइजिंग द सिलेबस। क्लियर? So these all are the steps. This is the full complete strategy that you have to adopt to qualify your prelims as well as your mains. So that's all from this video lecture. Okay.